प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत ई लेक्चर में हम रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की आलोचना या क्रिटिक का अध्ययन करेंगे। 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धांत का खोखलापन जाहिर कर दिया। हालांकि इससे पहले भी कई अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की थी, मुख्य रूप से के नियम की, परंतु वह इतनी जग जाहिर नहीं हो पाई और जाहिर ये हुआ 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के साथ, जब प्रतिष्ठित सिद्धांत पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि भयंकर बेरोजगारी एवं अति उत्पादन की स्थिति में पूर्ण रोजगार की धारणा जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने दी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, ध्वस्त हो गई। आर्थिक घटनाओं के साथ साथ राजनीतिक घटनाएं कुछ इस प्रकार की हुई कि क्लासिकल विश्लेषण और उनके द्वारा दी गई नीतियों का पूरी तरह से पतन हो गया और इसका अंत हुआ केन्स की जब पुस्तक आई 1936 में सामान्य सिद्धांत या द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें प्रतिष्ठित सिद्धांत की केन्स ने कटु आलोचना की और इस तरह से उस युग का ही अंत हो गया और केन्स के युग का प्रारंभ हो गया। केन्स द्वारा जो प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली और प्रमुख आलोचना से के नियम से संबंधित ही है। से का नियम कहता है, जैसे हम जानते हैं, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। केन्स ने इसको भ्रमात्मक एवं दोषपूर्ण बताया और साथ ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानकर चलते थे कि संतुलन की प्रक्रिया स्वचालित और स्वयं समायोजित होती है और इसे भी केन्स ने अव्यावहारिक बताया। इस प्रकार से केन्स ने से के नियम की आलोचना करते हुए प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उत्पादन में संलग्न सभी साधन अपनी समस्त आय को एक निश्चित अवधि में ही वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च न करके कुछ भाग को भावी उपयोग के लिए बचा लेते हैं। अतः बढ़ती बचतों के कारण आय व्यय प्रवाह में बाधा से वर्तमान समस्त मांग समस्त पूर्ति के बराबर नहीं हो पाती और मांग के मुकाबले पूर्ति का आधिक्य हो जाता है, जो बेरोजगारी को जन्म देता है। अतः मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए केन्स ने सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक बताया। दूसरी आलोचना केन्स द्वारा की गई मजदूरी की दरों से संबंधित, जहां प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानकर चलते थे कि मजदूरी की दरों में कमी करके या कटौती करके बेरोजगारी का हल निकाला जा सकता है, वहां केन्स ने माना कि मजदूरी की दरों में कटौती करके बेरोजगारी का हल नहीं होता। मजदूरी में सामान्य कटौती से श्रमिकों की आय पर भी असर पड़ता है। तो श्रमिकों की जो आय है और उसकी वजह से क्रय शक्ति है उसमें कमी हो जाती है और उसका असर क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाती है। जब मांग कम होती है तो उत्पादन कम ही करने की आवश्यकता होती है और इससे रोजगार का स्तर गिर जाता है। तो इस प्रकार जहाँ मजदूरी एक और लागत है, दूसरी ओर वो मजदूरों की आय का स्रोत भी है, जो प्रभावित करता है रोजगार के स्तर को। इसके बाद तीसरी आलोचना जो की गई है वो है पूर्ण रोजगार एवं संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित, जहां प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री
स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या लाइसेंस फेयर इकोनॉमी की बात करते थे और उसी धारणा पर चलते थे, वहाँ केन्स ने सरकार के हस्तक्षेप पर बल दिया। उनके अनुसार पूर्ण रोजगार एवं संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी हस्तक्षेप होना बहुत आवश्यक है। संतुलन के लिए मांग और पूर्ति में समान योजन या सामंजस्य होना हम जानते हैं आवश्यक है, और केन्स ये मानते थे कि राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं चौथी आलोचना पे, वो है बचत एवं विनियोग से संबंधित। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि बचत एवं विनियोग में संतुलन ब्याज की दर के द्वारा होता है, जबकि केन्स ने माना कि यह आय के स्तर के द्वारा होता है। बचत आय से प्रभावित होती है और विनियोग जो है वो ब्याज की दर एवं पूंजी की सीमांत उत्पादन कुशलता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार बचत एवं विनियोग से संबंधित जो धारणा थी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की, उसे सिरे से नकार दिया केन्स के द्वारा और इसकी आलोचना की गई। इसके अलावा प्रतिष्ठित सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, जिसको केन्स ने काल्पनिक एवं मिथ्या धारणा कहा। प्रतिष्ठित सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या नहीं कर पाता, इसकी भी केन्स ने आलोचना की कटु शब्दों में। इसके बाद में सातवीं आलोचना के रूप में हम इस बिंदु को ले सकते हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में वास्तविक क्षेत्र को मौद्रिक क्षेत्र से पृथक कर दिया गया। एक और वास्तविक क्षेत्र और दूसरी ओर मौद्रिक क्षेत्र, ये दोनों अलग अलग बता दिए, जबकि वास्तव में इनकी जो डायकोटोमी बताई गई वो नहीं पाई जाती और ये परस्पर घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस पर जोर दिया केन्स के द्वारा और प्रतिष्ठित सिद्धांत के बाद के सभी अर्थशास्त्रियों के द्वारा। क्लासिकल सिद्धांत में पूर्ण रोजगार को एक सामान्य अवस्था बताया गया है। इसकी आलोचना की केन्स ने, जो हम आठवीं आलोचना के रूप में ले सकते। एट्थ क्रिटिसिज्म जो है वो है कि केन्स ने माना कि पूर्ण रोजगार की एक सामान्य अवस्था नहीं होती अर्थव्यवस्था में, बल्कि यह एक विशेष अवस्था हो सकती है, क्योंकि आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की कमी से बेरोजगारी ही एक सामान्य अवस्था के रूप में मिलती है। पूर्ण रोजगार नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलती है, बेरोजगारी एक सामान्य अवस्था है। यह हम देख भी सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। इसमें विशेष प्रयास करके ही पूर्ण रोजगार की अवस्था लाई जा सकती है, अर्थात विशेष प्रयास सरकार द्वारा किए जाएं तभी पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। नौवां बिंदु है समय से संबंधित। जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो दीर्घकाल के लिए अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह एक दीर्घकालीन विश्लेषण है और केन्स ये मान के चलते थे कि दीर्घकाल में तो हम जीवित भी नहीं रहेंगे और इसलिए दीर्घकाल का कोई महत्व नहीं है। हमें वर्तमान से संबंधित अध्ययन करना चाहिए, न कि भविष्य या दीर्घकाल से संबंधित। इसलिए हम कह सकते हैं उनकी आलोचना को कि केन्स ने आलोचना की कि दीर्घकालीन विश्लेषण का व्यवहारिक जीवन में विशेष महत्व नहीं होता। केन्स ने अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे कि वर्तमान समस्याओं का तत्कालिक समाधान मिल सके, और इस प्रकार इन्होंने तत्कालिक समाधान प्रस्तुत किया अपने सिद्धांत के द्वारा, सामान्य सिद्धांत या जनरल थ्योरी के द्वारा।
अंत में क्लासिकल सिद्धांत द्वारा स्वतंत्र उद्यम प्रणाली या कीमत प्रणाली या मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो अर्थव्यवस्था के संचालन की मान्यता ली गई है, उसमें उत्पादन तथा रोजगार में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन उतार चढ़ावों के कारण अर्थव्यवस्था में काफ़ी साधनों का अपव्यय हो जाता है और केन्स के अनुसार यह अपव्यय बहुत अधिक मूर्खतापूर्ण है तथा अर्थव्यवस्था के लिए एक आत्मघाती कदम की तरह है और इसलिए कटु आलोचना की गई केन्स के द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धांत की। इस प्रकार केन्स ने प्रतिष्ठित सिद्धांत की कमियों को उजागर किया और अब क्लासिकल सिद्धांत या प्रतिष्ठित सिद्धांत आधुनिक युग में एक ऐतिहासिक घटना ही बनकर रह गया है। उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता नहीं है, परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि केन्स का रोजगार सिद्धांत इस पर आधारित अवश्य है और यह एक प्रकार से इसका एक आधार सिद्ध हुआ है। प्रसिद्ध समष्टि अर्थशास्त्र के विद्वान अर्थशास्त्री गार्डनर एक्ले का मत है कि यह अल्पकाल के लिए अगर लागू किया जाए तो संपूर्ण संतुलन का वर्णन करने की दृष्टि से मूलतः सही माना जा सकता है। दीर्घकाल के जगह अल्पकाल के लिए इसको लागू किया जाए तो मूल रूप से तो यह सही ही है, क्योंकि इसकी नींव पर नए मॉडल का निर्माण किया जा सकता है। ये एक आधार प्रदान करता है जिस पर नए मॉडल का निर्माण किया जा सकता है। अतः सैद्धांतिक रूप से क्लासिकल मॉडल का अपना महत्व अवश्य रहेगा। धन्यवाद।